अब आ जाते हैं इस एक्सरसाइज की आखिरी वीडियो में। 3 प्रश्न है, तीनों को इसमें कंप्लीट करने के बाद से ही ये वीडियो खत्म करेंगे, ठीक है। क्या प्रश्न है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। अच्छा, तो क्रमागत संख्याएं हैं, कैसी हैं? क्रमागत है, धनात्मक है। तो मान लीजिए एक आपकी 5 हो तो दूसरी क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। एक अगर 11 है दूसरी क्या हो जाएगी? 12 हो जाएगी। तो अगर एक x है तो दूसरी क्या हो जाएगी? x धन 1 हो जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट था जिसको ध्यान रखना था। और बोला क्या गया है कि दोनों के वर्गों का योग, तो पहले का वर्ग क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, दूसरे का वर्ग क्या हो जाएगा? एक्स धन 1 का होल स्क्वायर। ऐसा मत करना कि दूसरे का जो स्क्वायर है वो हो गया एक्स स्क्वायर धन 1 ना, पूरे का करना है ना आपको। तो एक्स धन 1 दूसरी संख्या है, तो पूरे का जब आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दूसरी संख्या का वर्ग। अच्छा, और इन दोनों का योग क्या? इन दोनों का योग ये कितना दे रखा है? 365 ये दिया हुआ है ना, ठीक है। तो क्या बोला गया है कि आप संख्या क्या कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर रहेगा, ये क्या हो जाएगा? इसको खोल देंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन 2x धन 1 बराबर 365। अच्छा, ये क्या हो गया? 2x स्क्वायर, क्यों? ये दोनों जुड़ गए, धन 2x और इस 365 को आप इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? ऋण 364 बराबर 0। पूरे में दिख रहा है कि 2 जो है उससे आप भाग दे सकते हो, कॉमन दिख रहा है तो भाग दे देते हैं। भाग देने का फायदा क्या हो जाएगा कि जो कैलकुलेशन है थोड़ी बच जाएगी। पहले आपको दिख रहा है 2 से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा? 2 से भाग देती हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन एक्स ऋण 2 एकम 2, 2 8 16, 2 दूनी 4। अब बिल्कुल दिख रहा है यार कि हम लोगों ने अभी अभी यही उदाहरण किया था, ठीक है। लास्ट एक्सरसाइज में जो लोगों ने देखा होगा इसी एक्सरसाइज का जो पिछला वीडियो है उसमें हम लोगों ने यही किया हुआ था, मुझे दिख गया ये। अब क्या हो रहा है इसमें? 2 ऐसी संख्याएं उठा करके लेकर के आनी है जिनका जो गुणनफल है 182 हो और आगे पीछे हो, क्रमागत हो। तो मुझे दिख रहा है कि ऋण आप धन 14 में 13 घटाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा? दोनों का जो योग है वो कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अगर आपने ऋण 14 धन 14x में से 13x घटा दिया और दोनों का गुणनफल जो है वो 182 एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा नेगेटिव साइन के साथ। तो बस वही है, आपने क्या किया? एक्स स्क्वायर लिखा, धन 14x कर दिया, ऋण 13x कर दिया, ऋण 182 कर दिया, बराबर 0 हो गया। तो यहां से आप क्या करोगे? x आपने ले लिया, x धन 14 मिल गया आपको, फिर आपने ऋण 13 ले लिया कॉमन, तो हो गया x धन 14 बराबर 0। x धन 14 इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन उठा लिया, क्या हो गया? x धन 14 और ये क्या बचा? x ऋण 13 बराबर 0। यहां से आपको x धन 14 को जब आप 0 के बराबर रखोगे तो आपको x मिल जाएगा ऋण 14 के बराबर, और ऐसे ही आप x ऋण 13 को 0 के बराबर रखोगे तो यहां से आपको x मिल जाएगा 13 के बराबर। ये आपका हो गया उत्तर, ठीक। अब समझिए ये हमारा उत्तर हो गया क्या? ये उत्तर नहीं हुआ। अगर हम ये दोनों लिख करके आ गए सिर्फ, तो एग्जामिनर को कुछ मार्क्स काट लेने चाहिए। हमने सब कुछ सही से हल किया, कुछ गलत नहीं किया है। एग्जामिनर को इसलिए मार्क्स काट लेने चाहिए, आपको जो समस्या है उसमें क्या बता रखी थी? आपको तो बता रखा था कि 2 धनात्मक संख्याएं हैं। क्या है? 2 धनात्मक पूर्णांक हैं और उनके बारे में आपको जानकारी दे रखी है कि उनके वर्ग कर दोगे तो वर्गों का योग 365 है। तो यहां से आपको क्या उत्तर मिल रहा है? एक उत्तर आपको मिल रहा है 13, एक तो मिल रहा है 13 और एक मिल रहा है ऋण 14। तो ऋण 14 हमारा उत्तर क्या हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमें बताया गया है धनात्मक पूर्णांक है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अच्छा, तो x अगर 13 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या है x धन 1, तो वो हो जाएगी 14, यानी कि ये हमारा उत्तर होगा। ये नहीं होगा, ऋण 14 नहीं होगा, समझो ना। देखो ऋण 14 ऐसा नहीं कि ऋण 14 है तो 14 वहां से आ गया, ये ऋण 14 से 14 नहीं आया, इसको भूल जाओ। ये 14 आया है, पहले आपने 13 निकाला, इसमें से बोला कि देखो ऋण तो हो नहीं सकता क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है, और अगर धनात्मक पूर्णांक हमारा 13 है क्योंकि x का मान हमने निकाला है, तो एक हमारा धनात्मक पूर्णांक क्या था? x था, और दूसरा x धन 1 था। तो अगर एक 13 है तो दूसरा 13 में आप एक जोड़ोगे तब मिल रहा है। तो इस 14 का इस ऋण 14 से कोई लेना देना नहीं है, समझ गया? तो उत्तर क्या हो जाएगा? एक संख्या 13 हो जाएगी, दूसरी 14 हो जाएगी। अच्छा, इसी का हम सत्यापन करना चाहे, सत्यापन मतलब इसी को हम देखना चाहे सब कुछ सही है कि नहीं, तो पहली संख्या का आप वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, और 14 का क्या होता है? 196। तो आप क्या करोगे? 169 में 196 जोड़ दो, क्या हो जाएगा? 9 6 15 की 5 हासिल लगी, 1 9 6 15 16 की 6 हासिल लगी, 1 1 2 और 1 3, 365 आ गया। क्या 365 था दोनों का योग? दोनों संख्याओं के वर्गों का योग 365 था, हमें उत्तर मिल गया। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमें दे रखा है जिसमें हमें एक समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बताया गया। समकोण त्रिभुज हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा हुआ है। समकोण त्रिभुज क्या होता है?
एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक 90 अंश का कोण बन रहा हो, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा ऐसा करके समकोण त्रिभुज है, थोड़ा तिरछा बन रहा है, इसके लिए माफी चाहता हूं, मेरी ड्राइंग वैसे भी खराब है, आपको पता ही है। तो हमें देखा रखा है कि जो इसकी ऊंचाई है, ऊंचाई क्या होगी, ये हमारा हो जाएगा आधार, ये हमारा है कर्ण, और ये हमारी है ऊंचाई। अब हमें जो जानकारी दे रखी है, पहले तो आपको ये टर्म्स समझ में आने चाहिए, पता होने चाहिए, हम लोग पुरानी कक्षा में पढ़े हुए हैं, लेकिन मैंने एक बार लिख दिया जिससे कंफ्यूजन ना हो। तो पहली चीज दी जा रही है कि जो ऊंचाई है वो आपके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। कितनी कम है, 7। तो मान लेते हैं अगर आपका आधार कितना है, x है, कितना x, तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x ऋण 7 हो जाएगी। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि जो आपको जो कर्ण है वो है आपका 13 सेंटीमीटर का। कितना है, 13 सेंटीमीटर। अच्छा, तो कर्ण कैसे निकालते हैं, अगर हमें आधार और ऊंचाई दे रखी है किसी समकोण त्रिभुज की, तो कैसे निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज का जो कर्ण होता है ना, वो क्या होता है, अंडर रूट आधार का वर्ग धन ऊंचाई का वर्ग, ठीक है। तो अगर हम इसको दोनों साइड पर क्या करते हैं, दोनों साइड पे वर्ग कर दें, इसका भी आपने वर्ग कर दिया और इसका भी वर्ग कर दिया पूरे का, तो ये वर्ग से ये बड़ा वाला जो वर्गमूल का निशान है वो हट जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे कर्ण की जो वैल्यू डाल देते, क्या हो जाएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर हटा देते, क्योंकि दोनों तरफ सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या मिल जाएगा आपको 169। आधार कितना है, आधार था आपका x, तो आधार का वर्ग कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और ऊंचाई कितनी थी यार, ऊंचाई थी x ऋण 7, है ना, तो ये क्या हो जाएगा इस पूरे का स्क्वायर। बस यही हमें हल करके निकाल देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां से हम निकालते हैं तो हमें मिलेगा x की घात 2 धन x की घात 2 धन 49 ऋण 14x, और यहाँ पे आपका 169। अच्छा, सब कुछ एक तरफ जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर ऋण 14x धन 49, और उसमें 169 को आप घटा दोगे तो क्या हो जाएगा ऋण 120, ये बराबर है 0 के। यहां से आप 2 से भाग कर दो पूरे ही समीकरण में दोनों तरफ, तो आपको क्या हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0। ये है आपका समीकरण निकल करके आ गया। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है, आप इसको दिख रहा है कि आप ऋण 7 को ऐसे तोड़ो कि जो गुणनफल है वो कितना आ जाए, ऋण 60 आ जाए। समझ रहे हो, तो ऋण 7 को तोड़ना है और गुणनफल ऋण 60 है। इसका मतलब गुणनफल ऋण 60 तब आएगा जब एक संख्या धनात्मक होगी और एक संख्या ऋणात्मक होगी, और साथ में ऋण 7 लाना है योग, यानी कि जो ऋणात्मक संख्या है वो बड़ी होगी। तो यहां से बहुत हिंट मिल जाती है। तो यहां पर मुझे अगली हिंट जो मिल जाती है वो दिख जाता है कि 12 पंचे 60 तो होता है, लेकिन इसमें 12 धन का होगा, 12 ऋण का होगा, समझ में आ गया, 12 होगा ऋण का। क्यों, क्योंकि आपको ऋण 7 लाना है, तो बड़ी संख्या ऋणात्मक होगी और छोटी संख्या हो जाएगी 5x, और फिर आपका ऋण 60 बराबर 0। यहां से आप क्या करेंगे, x आपने कॉमन ले लिया तो मिल गया आपको x ऋण 12, यहां से आपने 5 कॉमन ले लिया, मिल गया आपको x ऋण 12 बराबर 0। यहां से x ऋण 12 को आपने कॉमन ले लिया तो आपको मिल गया x ऋण 12, और यहां से आपको मिल गया ये वाला x, और यहां से मिल गया धन 5, ये बराबर 0। तो यहां से क्या उत्तर आ गया, यहां से जो आपका उत्तर आया वो क्या आ गया, यहां से आपका उत्तर आ गया x बराबर धन 12 और दूसरा आ गया x बराबर ऋण 5, ये आपके उत्तर आ गया। अच्छा, अब ये सोचिए कि क्या ये दोनों उत्तर प्रासंगिक है, दोनों उत्तर सही हैं? दोनों उत्तर सही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हम लोग एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई की बात कर रहे हैं यार, और लंबाई कभी ऋणात्मक तो हो नहीं सकती। 0 लंबाई का मतलब होगा कुछ नहीं रहा, ऋणात्मक लंबाई का मतलब क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो आधार है वो आपका हो जाएगा 12। जो पहला उत्तर है ये सही है, ठीक, ये सही है और ये हमारे काम का नहीं है। तो हमेशा ही जब भी हम समीकरण हल कर रहे हैं और किसी वास्तविक जीवन में आने वाली समस्या से हल कर रहे हैं, तो समीकरण के जो हल हैं वो वास्तव में हमारे हल नहीं हो सकते। जरूरी नहीं है, उनमें से सारे हल नहीं हो सकते, उनमें से जो हल है वो हमें देखना पड़ेगा। तो 12 अगर ये हो जाएगा आधार, तो x ऋण 7 क्या हो जाएगा, x ऋण 7 हो जाएगा 5। तो यानी कि आपका आधार जो है वो हो गया 12 सेंटीमीटर, और जो ऊंचाई है वो हो गई आपकी x ऋण 7 मतलब 5 सेंटीमीटर। हो गया हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न करते हैं। देखिए, आ जाते हैं आखिरी प्रश्न पर, समझिएगा इसको ध्यान से। एक कुटीर उद्योग है जिसमें एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण होता है, ठीक। एक विशेष दिन यानी किसी एक दिन की बात की जा रही है। यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी, ठीक है।
देखिए बस ध्यान से समझिए, मान लिया कि बर्तनों का निर्माण कितने बर्तन बनाए गए, तो बर्तनों की संख्या मान ली, बर्तनों की संख्या कितनी है, मान लिया हमने x है, ठीक है। और बोला गया कि जो उसकी लागत है प्रत्येक नग की, तो प्रत्येक नग की लागत क्या है, जो बर्तनों की संख्या थी उसके 2 गुने से 3 अधिक है। तो बर्तन अगर x है तो इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2x, और उससे 3 अधिक है तो 2x धन 3, और ये किसमें, रुपए में, तो इतने क्या हो गई, रुपए, ये उसकी लागत हो गई एक बर्तन की। और बताया गया कि अगर उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत बताइए। अच्छा, कुल लागत कितनी है, कुल लागत आपको दे रखी है 90 रुपए, और 90 रुपए निकालोगे कैसे, एक बर्तन की लागत अगर 2x धन 3 है और कुल बर्तन मिल रहे हैं x बर्तन बन रहे हैं और एक बर्तन बन रहा है 2x धन 3 रुपए में, तो कुल जो लागत है वो कितनी हो जाएगी, x में आप 2x धन 3 से गुणा कर दोगे, ये आपको मिल गया। और ये किसके बराबर है, 90 के बराबर। देखिए यहां पर भी रुपए है और यहां पर भी रुपए है, रुपए से रुपए कट गया, यूनिट्स कैंसिल हो जाती है। यूनिट्स भी कई बार जो इकाइयां होती है ना, बहुत ध्यान से उसको रखना चाहिए, क्योंकि कई बार जब फिजिक्स आप पढ़ोगे, भौतिक विज्ञान में जाएंगे जो बच्चे, वो वहां पर नई यूनिट्स भी बन रही होती हैं, ठीक है। तो वो यूनिट्स को अगर आप गुणा और भाग से अलग कर देंगे तो गलती हो जाएगी। तो अभी क्या हो जाता है, यहां पर आ गए, अभी हम लोग पहुंच जाते हैं, इसके गुणा कर देते तो 2x स्क्वायर धन 3x ऋण 90 बराबर 0, ये हमारा बन गया द्विघात समीकरण। इसको हल कर देना है। अब इसमें हमें कुछ कॉमन दिख रहा है, पूरे में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर 2 यहाँ पर 3 कॉमन नहीं है, कोई बात नहीं। इसमें 2x स्क्वायर में आप ऋण 90 से गुणा करोगे तो क्या मिलेगा, ऋण 180, और यहां पर है धन 3, यानी कि आपको कोई ऐसी 2 संख्याएं लेकर के आनी है जिनका योग जो है वो 3x हो और साथ में उनका जो गुणनफल है वो कितना हो, ऋण 180x स्क्वायर। इसका मतलब जो दोनों संख्याएं आएंगी उसमें 3 का ही अंतर होगा, पहली चीज तो ये समझ में आ गई। और साथ में बड़ी संख्या है वो धनात्मक होगी क्योंकि धन 3x आ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, 180 आपको लाना है, 20 और अगर 9 होगा तो 20 नहीं 180 तो हो जाएगा, लेकिन दोनों के बीच का अंतर 3 है क्या, नहीं है। अच्छा, तो 15 और 12 को देखते हैं, 15 और 12 को गुणा करेंगे तो भी आपको 180 मिलेगा, तो 15 आपका धनात्मक हो जाएगा, 12 हो जाएगा ऋण का। इसी तरह से सोचते हैं, ठीक है। इसमें हिट एंड ट्रायल ही होता है, लेकिन हिट एंड ट्रायल सही डायरेक्शन में तब होगा जब आपको नंबर से कैलकुलेशन की थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर धन 15x ऋण 12x ऋण 90 बराबर 0। अच्छा, इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ x कॉमन दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा है। 2x धन 15 हो गया, यहां से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 12। अगर आप पूरा कॉमन ले लोगे तो 90 में तो 12 से भाग जाएगा नहीं, इसलिए आप यहां पर क्या करोगे, अधिकतम आपका 6 कॉमन है, तो क्या हो जाएगा x, और ये ऋण है तो अंदर क्या रह जाएगा, धन 15 बराबर 0। अच्छा, तो यहां से आपको क्या मिला, 2x धन 15 इधर भी है, और सॉरी 6 से आप भाग दोगे तो 2x धन 15 इधर हो जाएगा, तो 2x धन 15 आपने अगर कॉमन ले लिया तो बचा क्या, बचा यहां पर x, और यहां पे क्या बचा, ऋण 6 बराबर 0। तो यहां से अगर आप 2x धन 15 को 0 के बराबर करोगे तो यहां से आपको x मिल जाएगा ऋण 15/2, और अगर आपने यहां से x ऋण 6 को 0 के बराबर किया तो यहां से आपको मिल जाएगा x बराबर 6। तो एक तरफ से मिल रहा है आपको x बराबर 6 और एक तरफ से आपको x बराबर मिल रहा है ऋण 15/2। तो यहां से क्या समझ आ रहा है कि बर्तनों की संख्या की बात की जा रही है, यार बर्तन ऋणात्मक कैसे हो सकते हैं जो बर्तन बनाए जा रहे हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 6, यानी कि बर्तन कितने बनाए गए, 6। तो अब इसको सत्यापित भी कर लेते हैं, अगर 6 बर्तन बने और प्रत्येक नग की लागत कितनी हो जाएगी, प्रत्येक नग की लागत होगी 6 गुणे 2 धन 3 यानी कि 15, 6 दूनी 12 धन 3 यानी कि 15। तो 15 रुपए अगर एक की लागत है और 6 बर्तन बन रहे हैं तो कुल मिला की लागत कितनी हो जाएगी, 90, और वही आपको दे रखा था, यानी कि सब कुछ हमारी कैलकुलेशंस ठीक है। तो ये प्रश्नावली हो गई है। आगे हम लोग बात करेंगे इसी तरह के समीकरणों को पूर्ण वर्ग बना करके हल करने की, और वो बहुत इंटरेस्टिंग है और उसी से इसका एक फॉर्मूला निकलता है जिसको हम लोग द्विघात सूत्र कहते हैं, तो वो हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में।